नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशांत बाकुल। तो आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में बेसिक बिफोर बेसिक मैथ ये फिज़िक्स का एक रिवीजन टॉपिक है। तो इस रिवीजन में मैं फिज़िक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो भी ट्रिक्स होते हैं, जो कुछ आसान से फार्मूले होते हैं, जो क्वेश्चन आपको 5 मिनट लगेंगे उस क्वेश्चन को 2 मिनट में कैसे सॉल्व किया जाए, इस सभी ट्रिक को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि डिटेल रिवीजन होने वाली है इन सभी टॉपिक की। तो ये एक रिवाइज सेशन है जो फार्मूलेज हो गए, एरियाज हो गए, क्वेश्चन, परसेंटेज, ये सभी टॉपिक को यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर आपको इसी की डिटेल वीडियो चाहिए तो अभी तो मेरे पास ब्लैक बोर्ड नहीं है, तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं एसीपी सर से पढ़ा हूँ, संकल्प नीट वेदांतु के एसीपी सर है, उनसे मैं फिजिक्स पढ़ा हूँ। तो उनके यूट्यूब पर डिटेल वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, तो वहाँ से आप उनके वीडियो लेक्चर देख के फुल रिवीजन कर सकते हो। लेकिन वो लेक्चर 4 से 5 घंटे के हैं, तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको आधे घंटे के अंदर पूरा जो चैप्टर है वो रिवाइज कराने वाला हूँ मेरी रिवीजन से। तो इस पूरे टॉपिक को मैंने 16 टॉपिक में डिवाइड किया है। तो वो 16 टॉपिक कौन कौन से हैं तो वो मैं आपको पहले बताता हूँ। पहला जो पॉइंट है, आपको पता है मेरी नोट्स बनाने की स्ट्रैटेजी क्या होती है। जो नोट्स होते हैं और जो रिवीजन की स्ट्रैटेजी है वो माइंड रिवीजन है। तो उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर रिवीजन करने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो पहला पॉइंट है वो है बेसिक कैलकुलेशन। दूसरा जो पॉइंट है वो है प्रो लेवल कैलकुलेशन। अब प्रो लेवल कैलकुलेशन में देखेंगे हम जो 4 से 5 मिनट वाला क्वेश्चन है उसे 1 या 1.5 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व किया जाता है। तीसरा है हमारे पास शिफ्टिंग ऑफ द डेसिमल। चौथा जो हमारे पास है टेकिंग कॉमन। पांचवा है कन्फ्यूजिंग रूट। कन्फ्यूजिंग रूट मतलब क्या, जैसे कि हमारे पास कंप्लीट रूट हमें पता होता है, रूट 16 = 4 होता है, रूट 9 = 3 होता है। अगर रूट 12 आ जाए तो क्या करें, तो वही वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इसके बाद जो 6 नंबर का पॉइंट है वो है फ्री हिट, वो मैं जब एक्सप्लेन करूँगा तब बताऊँगा। 7वां जो पॉइंट है वो परसेंटेज चेंज। 8वां जो पॉइंट है रेशियो प्रॉब्लम। 9वां जो पॉइंट है वो है डिवीजन ऑफ द क्वांटिटी। 10वां जो पॉइंट है उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो फार्मूले होते हैं वो एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद 11वां नंबर जो पॉइंट है उसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। 12वां पॉइंट है उसमें फंक्शन। 13वां जो पॉइंट है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके फार्मूले। 14वां जो पॉइंट है उसमें एरियाज ऑफ द डिफरेंट ज्योमेट्रीज। 15वां जो पॉइंट है उसमें मैं वॉल्यूम ऑफ द 3D ऑब्जेक्ट उसको एक्सप्लेन करूँगा। और इसके बाद जो 16 नंबर का जो पॉइंट है, लास्ट का पॉइंट, उसमें अलजेब्रा के कुछ फार्मूले होते हैं उसे मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, यानी कि रिवाइज करने वाला हूँ। तो चलिए हमारे पहले पॉइंट को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा बेसिक कैलकुलेशन। अब बेसिक कैलकुलेशन में एलसीएम ये पहला टॉपिक है। तो एलसीएम क्या होता है, तो इस एलसीएम को मैं एक एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाता हूँ। यदि मेरे पास एग्जाम्पल है 1/2 + 3/7, 1/2 + 3/7, तो डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, 2 और 7 है। तो इस 2 और 7 को, इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, इस एलसीएम को कैसे लेते हैं तो उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो 7 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो उसके टेबल में नहीं आता है, लेकिन 7 के टेबल में जो नंबर है 14 उसे 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो दोनों संख्या है उनके टेबल में जो कॉमन संख्या आएगी पहले नंबर पे आएगी, उसको ही हम एलसीएम कहते हैं। तो 2 और 7 का एलसीएम कितना आएगा, 14। तो एलसीएम आएगा 14 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम आगे का आंसर निकालेंगे। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 14 आ जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 7 1 × 7 और 3 2 × 6, 7 और 6 13, 13 / 14, यह हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम क्या होता है यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद जो कुछ फार्मूलेज होते हैं जहाँ रेशियो होते हैं, पावर के रेशियो, उसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो क्या होता है वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ।
मतलब x का पावर m होल रेस्ट टू n हो तो उसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? उसे मैं लिख सकता हूँ x की पावर m इंटू n। अगर मेरे पास x की पावर n और x की पावर n मल्टीप्लिकेशन में हो तो उसे मैं लिख सकता हूँ x रेस्ट टू m प्लस n। अगर मेरे पास x रेस्ट टू 3/2 हो तो उसको मैं अनदर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ? x रूट x ऐसे लिख सकता हूँ। और इसको कैलकुलेट कैसे करना है? अगर x की पावर 3/2 हो तो उसे कैलकुलेट करने का आसान तरीका है, सबसे पहले x का रूट कर लो, फिर उसका क्यूब कर लो। तो इसके ऐसा करने से आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, वो भी आसान तरीके से। इसके बाद x का पावर p/q इज इक्वल टू y हो, x की पावर p/q इज इक्वल टू y हो तो x की वैल्यू क्या आएगी? ऐसा बहुत क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर x कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम? तो यहाँ पर x कैलकुलेट जो करना है वो हम इस तरीके से कर सकते हैं, x इज इक्वल टू y रेस्ट टू q/p। जहाँ पर जो p/q था वहाँ उसको उल्टा कर देना है q/p। तो इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद हमारे पास x रेस्ट टू माइनस n हो तो उसे कैसे लिख सकते हैं? तो x रेस्ट टू माइनस n को हम 1/x रेस्ट टू n ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया LCM। और इसके बाद ये कुछ इम्पोर्टेंट टेक्निक्स। उसके बाद 1 से लेकर 10 के बीच में हमें रूट्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे कि रूट 1 की वैल्यू है वो 1 है, रूट 2 की वैल्यू है वो है 1.414, रूट 3 की वैल्यू है 1.732, रूट 4 की वैल्यू 2 है, रूट 5 की वैल्यू 2.2 है। उसके बाद जो रूट 6 है उसकी वैल्यू है 2.4, रूट 7 की वैल्यू 2.6, रूट 8 की वैल्यू है 2.8, रूट 9 की वैल्यू है 3 और रूट 10 की वैल्यू है 3.16। ये वैल्यू हमें पता होगी तो जो रूट्स के क्वेश्चन है वो हम इजीली सॉल्व करेंगे। उसके बाद आता है सेकंड नंबर का पॉइंट, वो है प्रो लेवल कैलकुलेशन। अब प्रो किसे कहते हैं हम? जो बंदा अपने फील्ड में एकदम टॉप लेवल पे हो उसे प्रो कहते हैं। मतलब आपको अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में 4 से 5 मिनट लगेंगे तो वो क्वेश्चन आप सिर्फ 1 से 2 मिनट में सॉल्व कर पाओगे इस कुछ टेक्निक्स और ट्रिक्स के मदद से। मतलब अगर क्या आपको पाई की वैल्यू पता है? तो पाई की वैल्यू होती है 3.14 और जो पाई की दूसरी वैल्यू होती है 22/7। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं? पाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, पुट करके क्वेश्चन में आंसर निकाल सकते हैं। पाई स्क्वायर करें तो वो उसकी वैल्यू होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर, जो कि इक्वल होती है नियरली 10 के बराबर। पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ओके, तो अब जो प्रो टिप्स थी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको पता है डिवीजन वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन से ज़्यादा हार्ड होते हैं डिवीजन करना। मतलब अगर मैं एग्जांपल दूँ तो 100/√3 हो तो वो √3 की वैल्यू कितनी है? 1.7। 100/1.7 तो ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसे इजीली कैसे किया जा सकता है? 100 अगर डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर दोनों जगह में अगर √3 से मल्टीप्लाई करूँ तो डिनोमिनेटर में √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा और ऊपर नॉमिनेटर में 100 इंटू √3 हो जाएगा। तो 100√3 डिवाइड बाई 3 ये आपके लिए आसान हो जाएगा 100 डिवाइड बाई √3 के जगह। वो कैसे? 100 इंटू √3 की वैल्यू मालूम है आपको 1.732, तो इसका आंसर हो जाएगा 173 डिवाइड बाई 3 तो 7 3 का 21, मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा 57 के आसपास आ जाएगा। मतलब जो कैलकुलेशन आपको कॉपी पेन की ज़रूरत थी उसको आप बिना कॉपी पेन लिए अपने माइंड में सॉल्व कर सकते हो। तो उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में दूसरी टेक्निक क्या है? मतलब जो अगर ऐसी कोई संख्या है जिसे हम 10 या फिर 100 या फिर 1000 बना सकते हैं तो उसके लिए यह टेक्निक है। अगर मेरे पास एग्जांपल है 0.2 डिवाइड बाई 5 तो उसे मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ इजीली? अगर 5 को मैं 10 कर सकता हूँ तो उसका करने के लिए नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 0.4 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा?
10 आ जाएगा। 0.4 डिवाइड बाई 10 0.04 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही वो टेक्निक थी। इसके बाद जो प्रो लेवल की टेक्निक्स है वो तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। मतलब अगर आपको 20% कहा जाए तो आपको उस संख्या को 1/5 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 0.2। अगर आपको 25% कहा जाए तो उस संख्या को आपको 1/4 से मल्टीप्लाई करना है, अगर आप मतलब 0.25। अगर आपको कहा जाए 33%, किसी संख्या का 33% कितना होता है, तो 33% होता है 1/3, 0.33। अगर आपको 33% होने के बाद 50% कहा जाए तो 50% का आप उस संख्या को 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी कि 0.5। अगर आपको 66 या फिर 67% कहा जाए तो वो कितना आ सकता है, 2/3, यानी कि 0.66। अगर आपको 75% कहा जाए तो उस संख्या को आपको 3/4 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 0.75। तो ये कुछ टेक्निक्स थी। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं 0.5 दिखे तो वहाँ पर आप क्या पुट कर सकते हो, 1/2। अगर आपको 0.2 दिखे तो 0.2 की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, 1/5। अगर आपको 66% कहा जाए तो उस संख्या को आपको कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2/3। तो ये कुछ टेक्निक्स की, इसके इस्तेमाल से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। जो तीसरा पॉइंट है हमारे पास वो आता है शिफ्टिंग ऑफ द डेसिमल। शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल मतलब कई बच्चों को यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर डेसिमल पॉइंट को पीछे या फिर आगे में स्लाइड करूँ तो पावर में क्या चेंजेस होगी। अगर मेरे पास एग्जांपल लेता हूँ मैं, 1.2 × 10⁻³ अगर ऐसा एग्जांपल लिया मैंने, तो अगर वो डेसिमल है उसे मैं राइट शिफ्ट करूँ, मतलब 12 बनाऊँ, तो जो पावर है, अब डेसिमल को आगे खिसकाया तो पावर कम हो जाएगी। अगर डेसिमल को पीछे लिया, मतलब लेफ्ट साइड लिया, तो पावर इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं डेसिमल को आगे खिसकाऊँ, मतलब 12 करूँ, तो पावर कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब 10⁻³ से 2 हो जाएगी। अगर मैं पीछे लूँ, 0.12 करूँ, तो पावर कितनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, 10⁻⁴ हो जाएगी। तो ये डेसिमल की कॉन्सेप्ट आपको याद में रखनी है। ओके, तो इसके बाद जो 4 पॉइंट आता है हमारे पास वो है टेकिंग कॉमन। कॉमन कैसे लेते हैं, इसका एक फॉर्मूला है। अगर हमारे पास एक इक्वेशन हो ax + b⁻⁴ n, तो इससे अगर हमें a कॉमन लेना है तो वो कॉमन कैसे आएगा। कई बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ a को कॉमन लेंगे, अगर और ब्रैकेट में क्या रखेंगे, x + b/a रखेंगे और ⁻n कर देंगे, पर ये गलत आंसर होगा। अगर आपको ax + b⁻n हो तो a कॉमन लेना हो तो हमारे पास वो कॉमन जो आएगा तो a⁻n आएगा। यहाँ पर ये नोटेबल पॉइंट है, a⁻n आ जाएगा, और जो ब्रैकेट में होगा वो x + b/a⁻n, यह हमारे पास कॉमन लेने की टेक्निक है। इसके बाद जो 5वां पॉइंट मैंने आपको बताया था कंफ्यूजिंग रूट, तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है। कई बच्चों को इधर भी दिक्कत आ जाती है कि कंफ्यूजिंग रूट, ये अगर आपको √16 दिया जाए तो 4 आप आंसर बता देंगे, अगर √9 बताया जाए तो 9 आप आंसर दोगे, पर √8 दिया जाए तो क्या करोगे। तो √8 को आप कैसे लिख सकते हो, 8 को कैसे लिख सकते हैं, 4 × 2, मतलब एक कंप्लीट रूट लेना है और उसको कितने से मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आएगा वो देखना है। 4 × 2 हो जाएगा, और √4 आपको पता है 2 आ जाता है, मतलब √8 को आप 2√2 लिख सकते हो। वैसे √10 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वो होती है 3.14। √12 जो होता है उसको कैसे लिख सकते हो, 4 × 3, ये 12 होता है, और √4 बाहर आने के बाद कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 3 वैसा ही कि वैसा अंदर रह जाएगा। मतलब √12 को आप कैसे लिख सकते हो, 2√3। ओके, उसके बाद अगर √18 हो आपके पास तो क्या कैसा लिखोगे, √18 को आप कैसा लिखोगे, √18 को आप लिखेंगे 9 × 2, तो 9 रूट के बाहर आने के बाद 3 हो जाएगा और रूट के अंदर 2 रह जाएगा। तो √18 को आप 9 × √2 लिख सकते हो। √33 को आप कैसे लिख सकते हो, √30 16 × 2, तो √4 बाहर आ जाएगा, 4 × √2। √50 को कैसे लिख सकते हो, 25 × 2, तो √25 बाहर आके
5 बन जाएगा, 5√2 लिख सकते हो। आप 1000 को कैसे लिख सकते हो? 1000 को आप लिख सकते हो 100 × 10, तो 100 रूट के बाहर आ जाएगी, आकर 10 बन जाएगा, 10 × √10, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, आगे के कैलकुलेशन में बहुत इस्तेमाल आएगी। आपको अब ये मुश्किल लग सकता है, लेकिन आपने अभी इस पर वर्क किया तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी पूरे फिजिक्स को पढ़ने में। बाकी के जो कॉन्सेप्ट होगी आप तो पढ़ते ही जाओगे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, पर अभी आपने ये समझ लिया तो आगे के जो कॉन्सेप्ट होगी वो आपके बिल्ड रहेगी, क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है फ्री हिट। फ्री हिट का मतलब क्या है? मतलब नॉमिनेटर में अगर एक संख्या के टेबल में दूसरी संख्या है तो वहाँ पर हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इसका एग्जांपल लूँ तो 1/2 प्लस 1/8 ये एग्जांपल लेता हूँ। मतलब 2 के टेबल में 8 आएगा तो मुझे डिनोमिनेटर में सिर्फ 8 रखना है, तो 1/2 को मुझे 1/2 को 8 करना है तो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4/8 हो जाएगा। और सिंपली आपको डिनोमिनेटर में 8 आ जाएगा, अब ऊपर जो है उनको ऐड कर देना है, 4 + 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 5/8। ये सिंपल ट्रिक थी इसकी। तो 7वां नंबर पॉइंट है परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज क्या होता है? अगर आपको कोई संख्या है x, उसमें 10% बढ़ा दिया तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा? तो आपका फाइनल आंसर होगा, इसको कैलकुलेट करेंगे आप उस मेथड से, x + 10% कैसे कैलकुलेट करते हैं, x × 10/100, तो ये मुश्किल हो जाएगा। इससे आसान तरीका क्या है? अगर किसी संख्या में आपको x है उसका 10% बढ़ाना है तो आपका जो फाइनल आंसर होगा 1.1x। 10% मतलब कितना? 0.1x, तो 1.1x आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली आपको लिख देना है 1.1 और x जो था, इसकी जो वैल्यू रहेगी उससे मल्टीप्लाई करके आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर मैं कहूँ 50% बढ़ाना है, x में 50% बढ़ाया तो फाइनल आंसर कितना होगा? तो 1.5x। अगर मैं किसी चीज़ में घटाऊँ तो क्या होगा? अगर x को 20% घटाया तो फाइनल आंसर हो जाएगा 0.8x। मतलब 1 से 20% घटाया मतलब 0.2, तो 1 से 0.2 निकालो तो 0.8x आ जाएगा। अगर आपको परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने को कहा जाए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो फार्मूला ये है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू × 100। इसको करने के बाद आपका जो परसेंटेज जो चेंज होगा, मतलब जो 20% होगा, 50% होगा, 70% होगा, वो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो रेशियो प्रॉब्लम, जहाँ पर भी बहुत बच्चों को दिक्कत आती है। रेशियो प्रॉब्लम मतलब क्या? अगर a/b डिवाइड बाय b/c हो तो क्या करेंगे? यहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं कैलकुलेशन में और उनका आंसर नहीं आता। तो आपको मैं सिंपल ट्रिक बताता हूँ। a/b को वैसा ही रखना है और जो c/d है उसको उल्टा करना है मल्टीप्लिकेशन करके। मतलब आपका आंसर क्या आएगा? a/b वैसा ही रहेगा, c/d को आपने मल्टीप्लिकेशन करके उल्टा कर दिया, मतलब d/c कर दिया, ऊपर आके मल्टीप्लिकेशन में a/b इंटू आपका d/c ये हो जाएगा। तो a × d डिवाइड बाई b × c ये आपका आंसर हो जाएगा। वैसे मतलब आपको कहा जाए, एग्जाम्पल लूँ 2/3 प्लस 3/4 ऐसा है तो क्या करोगे? तो आपको 3/4 जो था वो मल्टीप्लिकेशन में लाके 4/3 करना है, उसे उल्टा करना है, 2/3 × 4/3, 2 × 4 × 3 × 3 ये आपका आंसर हो जाएगा। समझे? अगर आपको समझ में ना आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके एक बार पेन कॉपी लेके लिखते जाइए। उस लिखने से क्या होगा, आपको वो कॉन्सेप्ट विजुअलाइज होगी किधर से क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये रिवीजन सेशन है, इसलिए रिवीजन फास्ट में की जाती है। रिवीजन आपको बार बार करनी है। अगर लॉन्ग जो वीडियो होती है उससे आपकी रिवीजन नहीं होगी, वीडियो शॉर्ट में होगी तो इजीली रिवीजन होगी। मतलब दिन में 10 बार भी आप उसको रिवाइज कर सकते हो। अगर वीडियो को आप सुबह उठ गए, जो आप इधर काम करते हो, तो उस देर आपको वीडियो को लगा देना है और सुनते जाना है, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। मतलब सारे जो चैप्टर है वो 10-10 घंटे के जो लेक्चर करने के बाद रिवीजन करके जो बनाए जाते हैं
वो उसको मैं सिंपली आधे से 1 घंटे में रिवाइज करके फिर यहाँ पर वीडियो बनाने वाला हूँ, जिससे कि कम समय में रिवीजन हो सके। ये मैं मेरे लिए भी कर रहा हूँ और जो स्टूडेंट है उनको हेल्प होगी रिवीजन करने में, उनके लिए भी बना रहा हूँ। जैसे कि अगर मैंने एक बार ये चैप्टर रिवाइज कर लिया, अगर भूल गया 1 महीने के बाद मैं इसे भूल गया, तो इस वीडियो को देख के मैं फिर से रिवाइज कर सकता हूँ और कोई स्टूडेंट हो उससे भी यहाँ हेल्प हो सकती है। तो ये हो गया हमारा रेशियो प्रॉब्लम। a बाई बी डिवाइड बाई b बाई सी हो, a बाई बी डिवाइड बाई c बाई डी हो, तो a बाई बी वैसा ही रखना है, c बाई डी को मल्टीप्लिकेशन में d बाई सी उल्टा कर देना है। ओके, मतलब a इंटू डी b इंटू सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमारे पास a बाई बी डिवाइड बाई सी हो तो क्या करें, a बाई बी डिवाइड बाई सी, तो उस c को हम डिवीजन में 1 ले सकते हैं, c बाई 1, तो उसको भी सेम एप्लीकेशन करना है। a बाई बी वैसा ही रखना है, c बाई 1 को ऊपर ला के 1 इंटू सी मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा a डिवाइड बाई b इंटू सी। सिंपल टेक्निक से एक बार लिख के देखो, उसके बाद हमेशा कैलकुलेशन में अप्लाई करो। उसके बाद अगर हमारे पास a डिवाइड बाई b इंटू सी हो तो सिर्फ ऐसा ही करना है। a को हम कैसे लिख सकते हैं, a बाई 1 ले सकते हैं, और b बाई सी को कैसे लिख सकते हैं, वो उल्टा करना है, c बाई b करना है। ओके, तो a डिवाइड बाई b बाई सी को कैसे लिख सकते हैं, a इंटू सी डिवाइड बाई b, यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रेशियो प्रॉब्लम्स के कुछ ट्रिक्स थे, इसको आपको ट्रिक्स नहीं कहेंगे मैं, इसको टेक्निक थे, तो उसको आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना है। ये 7.8 पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब 9 नंबर जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे के चैप्टर में आपको इसका बहुत इस्तेमाल होगा। जो कैलकुलेशन करने में आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे, वो खाली आप 30 सेकंड में सॉल्व करोगे। कैसे, डिवीजन ऑफ द क्वांटिटी 9 नंबर का पॉइंट है, वो कैसा, सपोज मैं हूँ और मेरे पास प्रॉपर्टी है P, उस प्रॉपर्टी को मुझे 2 स्टूडेंट में बांटनी है, A और B स्टूडेंट है, और कितने रेशियो में बांटनी है, सपोज एग्जांपल में ले लूँ 3/7 रेशियो में बांटनी है, 3/7 रेशियो में बांटनी है, तो A को कितनी प्रॉपर्टी आएगी और B को कितनी प्रॉपर्टी आएगी, ये कैलकुलेट करना है। अगर आप इक्वेशन बना के उस मेथड से सॉल्व करोगे तो बहुत समय जाएगा, और आपको पता है फिजिक्स बायोलॉजी में जो फाइनल एग्ज़ाम होता है नीट का, उसमें 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करने का होता है। तो यहाँ पर वो इस ट्रिक से आप वैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो मात्र 30 सेकंड के अंदर, या फिर अगर आप उससे भी फास्ट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो वो टेक्निक क्या है, मतलब प्रॉपर्टी मेरी P है, 2 स्टूडेंट में बांटनी है A और B, कितने रेशियो में बांटनी है, 3/7 इस रेशियो में बांटनी है। सॉरी, तो आपको A जो कैलकुलेट करना है वो कैसे करेंगे, तो सिंपली प्रॉपर्टी जो थी कितने रेशियो में बांटनी है, A को कितने रेशियो में देनी है, 3 रेशियो में देनी है, तो 3 लिया। किसकी प्रॉपर्टी थी, मेरी, कितनी प्रॉपर्टी थी P, 3 इंटू P, और कितने रेशियो में बांटनी थी, 3/7, तो उस 3 और 7 को क्या करना है, ऐड कर देना है और डिवाइड में लेना है, 3P डिवाइड बाई 10, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। वैसे ही B को कितने रेशियो में बांटनी थी, 7 रेशियो में, किसकी प्रॉपर्टी थी, मेरी, कितनी थी, P थी, 7P डिवाइड बाई कितने में हिस्सों में बांटनी थी, 3/7, 3 और 7 को ऐड कर दिया, आंसर आ गया 10, 7P डिवाइड बाई 10। ऐसा ही अगर लेंथ के एग्जाम्पल आएंगे आपको एग्जाम में, एक लार्ज लेंथ है, उसको 2 लेंथ में बांट लिया, स्मॉल l और स्मॉल L2, L1 और L2 में बांट दिया, कितने रेशियो में, सपोज 4/6 रेशियो लेता हूँ मैं, ये इस रेशियो में बांट दिया, तो L1 कितनी आएगी सॉरी, तो L1 कितनी आएगी और L2 कितनी आएगी, तो जो बड़ी लेंथ थी उसको हम कैपिटल L कंसीडर करते हैं, और जो स्मॉल लेंथ थी उसको L1 और L2 किया, तो L1 कितनी आएगी, तो L1 इज इक्वल टू आएगी, हम कितने रेशियो में, 4/6, तो L1 को कितना देना है, 4, तो 4 इंटू कैपिटल L डिवाइड बाई रेशियो कितना था, 4 इंटू 4 और 6 रेशियो में बांटनी, तो इसको ऐड करना, 4 और 6 कितने होते हैं, 10, तो आपका आंसर हो जाएगा 4L डिवाइड बाई 10, ये फाइनल आंसर हो जाएगा अपना। और L2 कैलकुलेट करने को कहा जाए तो L को 6 रेशियो में बांटना था, 6L डिवाइड बाई
10, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। डिवीजन ऑफ द क्वांटिटी यहाँ पर n हो जाता है। इसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको Tn टर्म फाउंड करने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो फार्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1d और समेशन ऑफ द n टर्म। तो Sn का फार्मूला जो होता है n/2 मल्टीप्लाई टू ए इन ब्रैकेट n माइनस 1d, ये समेशन का फार्मूला। या फिर n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इस फार्मूले से भी आप Sn टर्म फॉर्म कर सकते हैं या फाउंड कर सकते हो। ओके, उसके बाद जो 11वां नंबर जो पॉइंट है वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमें पता है रेशियो का कॉमन रेशियो होता है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर Tn टर्म फाउंड करने का जो फार्मूला है, कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो है AR⁻n-1 और जो Sn टर्म कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो है AR⁻n नीचे n -1 डिवाइड बाय n-1 सॉरी r-1 AR⁻n-1 डिवाइड बाय r-1। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, वो फार्मूला है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। ये कब आता है, जब कॉमन रेशियो 1 से नीचे हो तब आता है। तो उसका फार्मूला है 1/a-r। तो इस फार्मूले को आपको याद में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में कभी कभार काम आ जाएंगे। तो 12th नंबर जो कॉन्सेप्ट है वो है फंक्शन। अब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को रीड कैसे करेंगे, f(x) या फिर f(y), ऐसे जो फंक्शन होते हैं उसको हम लिखेंगे। इसमें क्या होता है, हम इनपुट देते हैं, कुछ प्रोसेस होता है, फिर हमारे पास आउटपुट आता है। तो इनपुट हमारे पास क्या होगा, अगर हम एक फंक्शन ले sin x, हमारे पास फंक्शन है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, sin x हमारे पास इनपुट हुआ, अगर जो प्रोसेस है उस पर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, तो sin²x, ये हमारे पास आउटपुट आएगा। अगर यहाँ पर कई बच्चे कह सकते हैं sin² × x², ये आंसर होना चाहिए था, पर नहीं, यहाँ पर जो फंक्शन है उसको ऐसे ही लिखा जाता है sin²x। ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है, जेईई में आप इससे पढ़ सकते हैं, जेईई के बच्चों के लिए, लेकिन फिजिक्स में इसका बहुत कम इम्पोर्टेंस है। वो जहाँ पर आएगा वहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए, एक इनपुट देने के बाद, कुछ प्रोसेस होने के बाद हमारे पास आउटपुट आता है। इसके बाद जो 13 नंबर पॉइंट है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फार्मूला है वो है ax² y = ax² + bx + c। इसमें जो a है इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आता है सॉरी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके रूट होते हैं, उसको अल्फ़ा और बीटा कहा जाता है। अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, -b/a इस फार्मूले से, और जो अल्फ़ा इंटू बीटा हो तो c/a इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x होता है उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला है -b ± √b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। इस फार्मूले से हम x कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है b² - 4ac, इससे हम पता कर सकते हैं जो हमारे पास रूट है वो रियल है या इमेजिनरी है, एक रूट आएगा या 2 रूट आएंगे। तो वो देखेंगे हम कैसे फाउंड कर सकते हैं, वो कैसे हम पहचान सकते हैं। b² - 4ac अगर <0 हो तो हमारे पास जो रूट आएंगे वो इमेजिनरी रूट्स होंगे, रियल नहीं होंगे। अगर b² - 4ac = 0 आता है तो हमारे पास जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और दोनों जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। अगर b² - 4ac >1 आ जाए तो >0 आ जाए तो जो रूट्स होंगे हमारे पास रियल होंगे और दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म होता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है 14th नंबर पॉइंट, वो है हमारे पास एरिया ऑफ द ज्योमेट्री। हमें कुछ ज्योमेट्री के एरियाज मालूम होने चाहिए। वो ट्रायंगल के पहला जो एरिया है वो है ट्रायंगल,
ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। उसके बाद सेकंड नंबर आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है रूट 3/4 इंटू ए स्क्वेयर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है। उसके बाद तो हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिस्टेंस ऑफ द वर्टेक्स फ्रॉम द सेंट्रम, जो सेंट्रॉइड होता है उससे वर्टेक्स का डिस्टेंस कितना होता है, तो वो डिस्टेंस होता है 8/√3। और जो सेंट्रॉइड होता है उससे बाजू की जो साइड है उसका डिस्टेंस कितना होता है, तो वो डिस्टेंस होता है a/2√3। और वर्टेक्स से साइड का डिस्टेंस जब अगर पूछा जाए तो वो डिस्टेंस होता है √3a/2। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं आगे वाले चैप्टर्स में, तो इसको आपने अभी ध्यान रखोगे तो और इजी हो सकता है। तो 3 नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो हम 3 नंबर का जो एरिया होता है स्पेयर का 4πr², ये स्पेयर का एरिया है। उसके बाद जो आगे का एरिया है स्क्वायर का एरिया कितना होता है a²। 5वां नंबर रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है बेस इंटू हाइट। स्क्वायर का एरिया जो होता है πr² होता है। उसके बाद रोम्बस जिसे कि हम समभुज चौकोन कहते हैं उसका एरिया होता है d1 इंटू d2/2। जो d है वो डायमीटर होता है। उसके बाद पैरेललोग्राम समांतरभुज चौकोन उसका एरिया बेस इंटू हाइट होता है। उसके बाद आगे का जो एरिया है ट्रेपेजियम उसका जो एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। इसके आगे हमें कौन का एरिया पूछा जाए तो πRh होता है। क्यूब का एरिया अगर पूछा जाए तो ए क्यूब एरिया 6a² होता है। क्यूबॉइड का अगर एरिया पूछा जाए तो 2 इंटू LW, WH एंड LH, ये क्यूबॉइड का एरिया होता है। इसके बाद हमारे पास सिलेंडर हो तो सिलेंडर का एरिया होता है 2πRh। एरिया होने के बाद जो 15 नंबर पॉइंट है वो हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ द 3D ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है 3/4πr²। ओके, 3/4πr² ये स्पेयर का वॉल्यूम होता है। उसके बाद क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब। क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है लेंथ, विड्थ एंड द हाइट होता है। उसके बाद कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 इंटू πr²h। उसके बाद जो नेक्स्ट वॉल्यूम है वो है हमारे पास सिलेंडर का। तो सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है πr² इंटू h, ये सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। ये हमें याद में रखना है। इसके बाद कुछ अलजेब्रिक फार्मूले से वो यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। 16 नंबर ये हमारा पॉइंट है a+b का होल स्क्वायर हो तो उसका फार्मूला है a² + b² + 2ab। अगर a-b² हो तो उसका जो फार्मूला है वो हमारे पास आएगा a² + b² - 2ab। अगर हमारे पास a² + b² ऐसा दिया जाए तो उसका फार्मूला आएगा a - b² - 2ab। इसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला है a - a² - b², तो इसका जो फार्मूला है वो है a + b इंटू a - b। अगर हमारे पास a + b का होल क्यूब का फार्मूला हो जाए तो उसका a + b का होल क्यूब का फार्मूला पूछा जाए तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। अगर a - b का होल क्यूब का फार्मूला पूछा जाए तो ये फार्मूला हो जाएगा a³ - b³ - 3ab इंटू a - b। अगर हमको a³ - b³ का फार्मूला पूछा जाए, a³ + b³ का फार्मूला पूछा जाए तो ये फार्मूला होगा, इधर इम्पोर्टेंट से आपको कैसा याद रखना है, देखो a³ + b³ है तो a + b पहले लेना है। इसके बाद a² + b² इंटू, अब एडिशन है इसलिए यहाँ पर समेशन करना है a - b। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है a³ - b³ का जो फार्मूला है वो है a³
यहाँ पर समेशन है, इसलिए क्या करना है हमें a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर समेशन है, तो यहाँ पर एडिशन करना है a प्लस बी, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अगर a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है तो वो फार्मूला आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ac। तो यहाँ पर ये सारे फार्मूले अलजेब्रा के यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पर 16 जो लेक्चर 4 से 5 घंटे लगते हैं वो यहाँ पर मैंने लगभग 35 मिनट में कवर कर दिया है। तो ऐसी रिवीजन आपको डेली करनी चाहिए। मतलब अगर 1 या 1.5 महीने के बाद आप भूल जाते हो, अगर आपको फिर से रिवाइज करना है तो ऐसे ही इस वीडियो से आप रिवाइज कर सकते हो। जनरली मैं यहाँ से रिवाइज करता हूँ। तो आपको ये वीडियो सेशन कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर किसी बच्चे को या फिर आपके फ्रेंड को किसी को रिवाइज करने की ज़रूरत हो तो उससे भी बताइए, और आप भी रिवाइज करिए, अच्छे से स्टडी करिए और जो नीट का एग्ज़ाम है उसे क्रैक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।